अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आपके? आज बड़ी मज़ेदार पर्सनैलिटी पाकिस्तानी मीडिया की लाइव विद तौसीक हैदर में मेरा साथ देने के लिए जा रही हैं अस्मा शिराजी, जो कि एक करंट अफेयर्स की एंकर है, एनालिस्ट हैं। आज उनसे ज़रा अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुननी है कि उनके शोज़ में और उन जैसे बहुत से एंकर्स के शोज़ में आके हमारे पॉलिटिशियंस और मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग आके बैठते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। आज हमने सोचा भाई इनमें से जरा किसी को बुलाते हैं अपने सेशन में और इनसे गपशप करते हैं। तो अस्मा शिराजी से बहुत सारी बातें करनी है, आपने बहुत से सवाल। ओके, अस्मा शिराजी को हमने इनवाइट भेजने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नजर आई और फिर गायब हो गई। और ये अस्मा शिराजी हमारे साथ कुछ ही देर में आ जाएंगी। 1 2 एंड 3। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल तो है? ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो आप जैसे बिजी एंकर्स, भाई हम तो ढूंढते ढूंढते हमारा ख्याल था हमने नहीं तो सदियां बीत जाएंगी, लेकिन आप तो आप फौरन मान गई। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। इसलिए मान गई कि मतलब आप मुझे बचपन से जानते हैं और मैं तकरीबन आपको बचपन से जानती हूँ, क्योंकि अब तो हम बचपन ही कहेंगे। तो और दूसरी बात ये कि इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। हमेशा से, जब भी आप पहले टीवी पे और अभी आप डिजिटल मीडिया पे, तो आप हमारे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। तो अभी भी हैं आप। तो ना तो हो ही नहीं सकती, गुंजाइश थैंक यू नहीं सो मच, है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, सवाल आसमा बहुत सारे हैं। आपके फैंस ने और मेरे फॉलोअर्स हम्म, ने मिलके आपका ये सेशन तैयार किया है और मुझे उन्होंने कहा है कि बस जी हमारी तरफ से ये सवाल करें। कुछ सवाल मेरे भी हैं, कुछ आपके फैंस के भी हैं, तो मिला जुला के कुछ हंडिया पकाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम्म, जो आप जिस प्रोफेशन में आप हैं, ये दुनिया का हाँ। स्ट्रेसफुल तरीन प्रोफेशंस में इसका शुमार होता है, मीडिया जनरली भी। लेकिन लाइव शोज करना और जिस तरह का हम्म। करंट अफेयर्स के शोज करना, इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती है? रोज सुबह उठ के मेरा तो ख्याल है ट्विटर से दिन का आगाज होता होगा कि इस वक्त ट्विटर पे क्या है ना? ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रेस को कैसे हाँ। हैंडल करती है? तौसीक, मेरे ख्याल है स्ट्रेस जो है वो ही एक ऐसी चीज है जो कि साथ साथ चल रही है। मतलब हम इतने ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि पुराने जमाने में कहते थे सहाफी जो है वो हार्ट अटैक से ही मरते हैं, अल्लाह माफ करे, क्योंकि स्ट्रेस्ड बहुत होते हैं। शाम को न्यूज रूम, अब हमारे जो स्टूडियोज हैं वो आबाद होते हैं और हम पूरा वक्त सारे दिन की जो टेंशन्स हैं वो फिर टेलीविजन स्क्रीन पे लेके आते हैं। लेकिन हमने ऐसे लेके आनी है कि लोगों को पता भी चले कि इंफॉर्मेशन क्या है, और ये भी पता ना चले कि हम कितने स्ट्रेस्ड हैं। तो स्ट्रेस, और इसके लिए पूरा 24 घंटे आपको स्ट्रेस्ड रहना पड़ता है। सवेरे उठे ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, इंटरनेशनल अखबारात देखें, लोकल अखबारात देखें, कॉलम्स पढ़ें, लोगों की राय देखें। तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद रात को जो हमारा 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का प्रोग्राम है वो मुरतब होता है। तो इट्स अ फुल टाइम जॉब, 24 आवर्स की जॉब है ये, कोई छुट्टी नहीं है इसमें। और इसी स्ट्रेस हमारे प्रोफेशन का हिस्सा कभी है। दिल किया कि आय हाय ये क्या काम पर पड़ गई, कोई पुरसुकून सा प्रोफेशन अपनाया होता? कभी दिल किया कि सहाफत छोड़ दूं? नहीं, सहाफत छोड़ने को कभी दिल नहीं किया, लेकिन ये दिल बहुत किया है कि कभी सुकून की जिंदगी हो। और अभी जब ये कोरोना के डेज आए हैं, फ्रेंकली, तो बहुत सारे लोग बड़े उकताए हुए हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत, ये नहीं होना चाहिए था, लाइफ खत्म हो गई। मैं कहती हूँ नहीं, लाइफ हमें दोबारा वापस बुला रही है। यकीन करें तौसीक के, ऐसे लगता था कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मतलब सुबह उठे, शाम उठे, और उसके बाद सारा दिन काम, फिर सोशलाइजिंग एंड चक्कर फिर लोगों से चक्कर से। मिलना, फिर टेलीफोन। एग्जैक्टली exactly, अब सिर्फ स्क्रीन टाइम जरूर बढ़ा है, बट यू आर गिविंग सम क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एंड योर लाइफ। बहुत सारे दोस्त जो थे वो भुलाए हुए थे बिल्कुल, और अब जो है वो इस कोरोना के बाद से उनके साथ रिकनेक्शन हुआ है एक तरह से। हम दोबारा से उनके साथ मिले हैं, उनसे बातचीत होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए कि बहुत सारे हमारे वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो अजीज, वो अकारिब जो हमसे बहुत दूर चले गए थे, उनको हमने करीब करना है। और फासला ज्यादा था, फासला है अभी भी,
और फासला रखना है, लेकिन आपने उनको याद रखना है, आप उनसे बात करें, उनसे टेलीफोन पे बात करें। और मेरा ख्याल है ये एक सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट मुझे इस दौरान लगा है। लेकिन ये बात है कि दिल चाहता, मसलन मैं मूवीज देखती हूँ, बहुत शौक से देखती थी, और अब तो बहुत कम वक्त मिलता है। अब मैं किताब पढ़ती थी, मैं शायरी पढ़ती थी, मैं गाना गाती थी, मैं सुनती थी, मैं गाने वाह। सुनती थी बहुत शौक से ओके। म्यूजिक। तो मेरा तो मेरा दिल चाहता था कि ये सब कुछ हो, लेकिन वक्त नहीं मिलता था, बिल्कुल भी उसके तो लिए वो वक्त अब नहीं मिल करना। रहा। अब थोड़ा सा है। अब थोड़े से शौक पूरे हो रहे हैं, थोड़े तो बहुत। किस तरह के गाने दोबारा ज्यादा से शौक रीडिंग से गाती स्टार्ट की है, दोबारा से। मतलब सारे लाइट, लेकिन ज्यादा नीम क्लासिकल क्लासिकल तो कभी हम गा नहीं सकते। लेकिन नीम क्लासिकल जो है वो मुझे सुनने का शौक है, कव्वाली सुनने का बहुत हैं? शौक है। नहीं, मैंने तो इस तरह सुनने की से बात ही नहीं ये की। सब चीजें हैं जो कि। आप देखे ना, अब आप एंकर पर्सन, हाँ। आपने सवाल नहीं सुना। मैंने कहा था कि क्या गाने का शौक मैंने है। ये तौसीक, मेरे ख्याल है मैं फंस गई खुद हूँ एक आप जुमला अपने बोलने के नाम बाद। सजा। लेकिन नहीं, जाल में मगर आप, फंस गई मुझे हैं, अब उम्मीद आप है कि कुछ आप नहीं मुझसे सुनने का नहीं कहेंगे। जो लोग आपको सुन रहे हैं वो भाग जाएंगे, वो देख रहे हैं हमें, भाग जाएंगे। मैं नहीं चाहती वो भागे। मैं कतई नहीं चाहती कि भागे। लेकिन रोना और गाना किसको नहीं आता, ये तो आपको भी हल्का आता है, सा तो मुझे भी आता गुनगुनाना है। आप चाहिए। अच्छा गा लेते शायरी हैं, तो मैंने आपसे देखा मैंने आप सुननी अच्छा है, गाते इसलिए कि जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में ही आसमा ने सबको बताया कि मैं और आसमा बहुत अपने बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे मालूम है कि ये शायरी का भी बहुत जौक रखती हैं, शौक रखती हैं, और इनकी एक दो रेंडेशंस बड़ी वायरल भी हुई पिछले दिनों, वो भी हम सुनेंगे और कुछ नया भी सुनेंगे। लेकिन अब ये गाने वाली बात तो आपने पर्चा आउट कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा अभी, या 10 मिनट बाद, ये आप पे छोड़ता हूँ। 10 मिनट बाद। हैं। अच्छा, मैं सोचती हूँ, फिर 10 मिनट की 10 मिनट बात बाद, करते अच्छा। हैं। हाँ, हो सकता है तब तक आपका माइंड बदल जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए आसमा कि अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो माशरा है जहां पे मैं ज्यादा तौर पे समझता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया में 30-35 साल से हूँ। मैंने हमेशा ये फील किया, जो हमारी खवातीन एंकर्स होती हैं, जनरली हमारे माशरे में खवातीन के बारे में जनरल तासुर ये कि इनको क्रिकेट का नहीं पता होगा, इनको सियासत का नहीं पता होगा। सियासत के साथ फौरन ज़हन में आता है मेल ऑडियंस, मेल व्यूअर्स। आपने हम्म। सियासत के ऊपर जब हम्म। एंकरिंग शुरू की, एक करंट अफेयर्स की न्यूज एंकर, करंट अफेयर्स एंकर बनी आप, क्या आपने महसूस किया कभी, मेरा ख्याल है आसमा की कॉल आ गई है और इसलिए कि उनकी चरखी घूमनी शुरू हो गई है, हम वेट करेंगे कि वो इस कॉल को रिजेक्ट कर नहीं, दे, मेरी खुदा हाफिज नहीं, कह दे। नहीं कॉल नहीं आई मेरी। हाँ, कुछ मेरा ख्याल है सिग्नल का इशू ओके। होगा। ओके। कॉल नहीं आई। तो हाँ। मेरा सवाल आसमा ये है कि क्या आपने कभी महसूस किया कि एक खातून होने की हैसियत से शुरू शुरू में आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगा अपने आप को एक करंट अफेयर्स का एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंकर मनवाना, बताना, या लोग कहते थे अच्छा ये तो खातून है, इसको क्या पता, ये कोई मेल एंकर होता तो उससे हम बात करते। डिड यू फील दिस डिस्क्रिमिनेशन? तौसीक, बहुत लगा, बहुत मर्तबा जब मैंने ऑप्ट किया था कि मैं रिपोर्टिंग करूंगी, और मैंने ऑप्ट किया था कि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करूंगी या हार्डकोर रिपोर्टिंग करूंगी। तो उस वक्त जाहिर है कि मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं भी मीना बाजार कवर करूं, या मैं सॉफ्ट स्टोरीज करूं, फैशन शोज करूं। मुझे ऑप्शन भी दिए जाते थे, बट आई थॉट कि नहीं, अगर ये सब लोग बाकी, ये सब तो मर्द भी कर सकते हैं। तो मैं कहती थी आप इनको भिजवाएं कि ये मीना बाजार कवर करें, औरतों के इश्यूज, क्योंकि इनको सेंसिटाइज होना चाहिए। एंड आई वांट टू कवर पॉलिटिक्स बिकॉज आई हैव स्टडीड पॉलिटिक्स। तो मुझे शौक था कि मैं करूं। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ी है। बल्कि मैं अक्सर सभी को ये बात बताती हूँ कि शुरू में जब मैं कैमरामैन के साथ जाती थी, बल्कि आपको याद होगा पीटीवी के हुकुमदाद साहब थे, तो उनके साथ मैंने बहुत सारी स्टोरीज उनके साथ की। तो उनको मैं हुकुमदाद चाचा बोलती थी। तो हम जब भी जाते थे तो वो लोग उनको देख के बात करते थे ना। तो मैं कहती थी कि ये आप इनको देख के क्यों बात करते, मुझसे बात करें ना, मुझसे क्यों मुखातिब नहीं होते। तो एक तो मुआशरा ऐसा था कि वो औरतों को इज्जत और एहतराम की वजह से नहीं होते थे, लेकिन दूसरी तरफ से वो ये भी इस काबिल नहीं समझते थे कि हम इससे बात करें या इस तरह से। 2-3 दफा तो बाकायदा मैंने कैमरा अपना बंद करवाया और मैंने कहा कि नहीं, आपको मुझे देख के बात करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, यू हैव टू सी मी, फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो यूं वो शुरू से ही एक अपनी एक हो गई थी
लेकिन फिर जैसे ही इंडिपेंडेंट मीडिया आया, स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ती है, मैं उसको बहुत लंबा नहीं लेके जाती, बीच में बहुत सारे मसाइल हुए, अपने आप को मनवाना पड़ता है रोज। इवन अभी भी लोग समझते हैं हम इस्टेब्लिश्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अभी भी खुद को मनवाना पड़ता है। अभी भी जब हम खबर ब्रेक करते हैं या हम कोई खबर दे रहे होते हैं या तज्जिया करना पड़ता है, हमें स्ट्रेस देना पड़ता है कि हमारे सोर्सेज भी उतने ही बाइख्तियार हैं, उतने ही हमारे सोर्सेज पावरफुल हैं जितने हमारे मेल कोलीग्स बताते हैं तो उनके होते हैं, या उनकी खबर में जान होती है, हमारी खबर में भी जान अच्छा, होती है। अभी तो तक ये ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हमें फील करती है? कहना अभी भी मनवाना पड़ता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल 100%। मसलन अभी भी एक डिस्क्रिमिनेशन ये तौसीक बहुत, जिसपे मैं बहुत बार बार बात करती हूँ, वो ये, आप औरतों में नंबर 1 है, यानी कि फौरी तौर पे आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है कि खबरदार मर्दों के मुकाबले पे नहीं आना, मतलब वाह वाह मर्द जो है ना वो आपसे बहुत ऊपर है, आप औरतों के मुकाबले में, औरतों में आप नंबर 1 है। तो मैं उनको मैं ऐसे प्रोग्राम्स में अब नहीं जाती जहां मुझे औरतों की खाना पूरी में बुलाया जाए, या ये कि जी वो चूंकि 4 मर्द हैं एंकर्स तो एक औरत आप भी हो जाए। तो मैं अब उनको कह के ये बताती हूँ कि नहीं आऊंगी आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आप इस रेफरेंस में बताएं। मुझे इक्वल सिटीजन के तौर पे इक्वली, जब मैं इक्वली काम करती हूँ, मैं इक्वली अपना प्रोग्राम करती हूँ, मैं इक्वली मेहनत करती हूँ, मैं इक्वली स्ट्रगल के अंदर हूं, तो मुझे आप उसी तरह से रिकॉग्नाइज कीजिए। मुझे एक ग्लैमरस फेस के तौर पे कि औरतों की उसके अंदर, हाँ, नुमाइंदगी के लिए मुझे हमेशा फख्र रहा वेरी है, इंटरेस्टिंग। लेकिन आप खाना पूरी मत कीजिए हमारी। तो मैं ऐसी जगहों पे अभी भी जो है वो मैं नहीं जाती हूँ कि आप मुझे जब मुझे पता चल जाए या कोई कह दे, तो अभी भी मनवाना पड़ता है। बाय द वे, ये कोई दिन हमारे लिए आसान दिन नहीं अच्छा, है। भी फेवरेट पॉलिटिशियन कौन रहा एज एन एंकर? इंटरव्यू करते हुए, गुफ्तगू पैनल बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है? देखिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक दफा मैंने फोन पे इंटरव्यू किया था, फिर मेरी उनसे फोन पे बात हुई और उनसे मुझसे वादा भी किया, क्योंकि मैं बहन थी मुशर्रफ साहब के दौर में, तो हम 4 मेल और एक मैं फीमेल एंकर उनके साथ बैन थी। तो फिर बीबी ने मुझसे वादा किया कि वो जैसे ही मैं मुझ पे बैन उठेगा तो वो मुझे पहला इंटरव्यू देंगी। तो खैर वो वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसी बैन के दौरान बीबी की शहादत हो गई। तो बीबी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत जज्बाती और बहुत अच्छा था। और अभी जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से हैं जिनके साथ बात करते हुए मजा आता है, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत हमारे जो सियासतदान हैं। मसलन एक तवील वैसे तो फहरिस्त अब हो गई है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, जैसे पीपल्स पार्टी से रजा रब्बानी हैं, एतजाज एहसन हैं, क्या बात। इवन कायरा साहब हैं, शहरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। पीटीआई में इवन शफकत महमूद हैं, फवाद चौधरी। फवाद से इसलिए कि बहुत हम कुलीग भी रहे हैं, प्रोग्राम भी किया है, वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, अभी एनालिस्ट भी। तो उनके साथ एक फ्रैंकनेस का लेवल और है, लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी है। और मैं जिनका, बहुत से लोगों का, नदीम अफजल चंद है, बहुत सारे लोगों का नाम लेना मैं भूल रही हूँ तो माजरत के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं लुत्फ आता जो अभी भी हैं जिनसे। है। बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट आपके करियर की कौन सी, या चैलेंजिंग प्रोग्राम, या बिल्कुल जिसे कहते हैं पाँव के नीचे से जमीन निकल गई? तो सिर्फ बहुत से हैं, मसलन 2005 में मैंने जलजिला कवर किया था। जलजिला जिस दिन आया उससे अगले दिन मेरे साथ 10-12 बंदों लोगों की टीम थी, और डीएसएनजी उस वक्त नई नई आई थी दुबई से। हमने डीएसएनजी जियो ने मंगवाई थी, दूसरा या तीसरा दिन था, हम गए बालाकोट। और जब बालाकोट हम पहुंचे तो रात को जो 10:30 बजे के करीब हम पहुंचे, 10 बजे के, तो मुझे कामरान खान शो होता था उस वक्त जियो पे, मुझे बीपर देना था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर के वो जो दरिया है वहां पे, सवात का दरिया है सवात, उसके ऊपर हम खड़े, इस आपका सिग्नल का भी जिस थोड़ा कदर मसला हो नहीं रहा है साथ कोई साथ। बता जी जी, अब आवाज आ रही है जी, बोलिए। मेरे, हाँ। तो वो एक जो वहां पे जो बालाकोट में फिर हम 10-12 दिन हमने कवरेज की थी। और जो वो वक्त थे, क्योंकि रात का वक्त था और कोई लाइट नहीं थी वहां पे, दरिया का शोर था, डेब्रीज में से आवाजें आ रही थी,
और हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, और हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह कभी कोई कब्रिस्तान होगा जहाँ जिंदा लोगों की कब्रें होंगी। वो लम्हे मुझे कभी नहीं भूलते। फिर उसके बाद मैं वॉर कवर करने के लिए गई थी 2006 में, जिसपे मुझे फिर बाद में अवार्ड भी मिला, पीटर मैकलर अवार्ड, जो करेजियस अवार्ड था करेज एंड एथिकल जर्नलिज्म के ऊपर, वो मुझे मिला था। और वो भी जो बहुत सारे ऐसे मौके आए जो बैरूत के अंदर भी, और फिर लेबनान इजराइल वॉर में, कि जहां पे लगा कि बस अब आप जो है ना, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप इसको देखें, लेकिन कवर करना था। एक सहाफी में, डॉक्टर में, और जो पुलिस वाले होते हैं या हमारे फौजी होते हैं, फौजी जवान होते हैं, उनके अंदर ये चीज कॉमन होती है कि हमने अपना काम करना होता है, हमने अपना प्रोफेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और हमने इमोशंस को उसको कभी रिपोर्ट कभी करना होता है, बंद करना पड़ता है, जज्बात को एक तरफ रख के। इमोशनल स्विच ऑफ करना पड़ता है। अक्सर अक्सर बंद करना पड़ता है। और उसकी वजह ये कि जब आप इमोशन के साथ करते हैं, तो आप फिर सही मानों वाली जो रिपोर्टिंग है, या आप जो कवरेज है, या आप जो फैक्ट्स हैं, वो नहीं बता सकते। वो फिर आपके जो जज्बात हैं वो उसके ऊपर। और हमें बताए, मसलन मैं आपको बताती हूँ छोटी सी बात, कि लबनान इसराइल वॉर जब हो रही थी, मैं बैरूत में थी। तो बैरूत का जो शिया मेजोरिटी एरिया था, वहां पे सदरन बैरूत, वहां पे इजरायली प्लेन्स आते थे, और वो पहले पर्चियां फेंकते थे, और उसके बाद फिर पता चल जाता था, अलर्ट हो जाते थे लोग कि अभी यहाँ पे जो है वो अटैक होने वाला है। तो हम दो दो दफा हमने escape किया वहां से, जब हम वहां पे थे और अटैक हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक जगह हम गए, तो हम जैसे ही अटैक हुआ वहां पे पहुंचे थे, तो हमने देखा तो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में से एक खातून जो थी, उन्होंने छलांग लगा दी थी नीचे, जैसे ही उनको पता चला कि इजरायली प्लेन्स आए। शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, 7 मंथ होगा ये, इस तरह से। तो आप सोच सकते हैं कि जब उन्होंने छलांग लगाई होगी तो क्या हुआ होगा। तो मैंने वो मंजर देखा और मैं जज्बाती हो गई, बहुत सख्त। मुझे जो है वो जज्बात मेरे थे, और उसी वक्त मुझे फोन पे बीपर भी लिया, तो मैंने थोड़ी सी जज्बातियत के साथ जो है ना वो बीपर दिया कि यहाँ पे ये हो गया, और मैंने एक्सप्लेन भी थोड़ा सा किया। तो साथ ही मेरे कान में आवाज आई, दूसरे फोन पे थे हमारे जो डेस्क इंचार्ज थे, कि नहीं, आपने जज्बात के साथ जो है वो नहीं करना, आपने कोई ऐसा नहीं मंजर बयान करना जिससे कि आपके जो नाजिर है वो देख के परेशान हो जाए। तो उसी वक्त अपने जज्बात को जो है वो ब्रेक लगाया। लेकिन बहुत सारे फिर छोटे छोटे बच्चों की लाशें, मैयतें, फिर जो खवातीन की खास करके, हम वहां पहुंचते थे, छोटा सा इलाका है वो, थोड़ा सा ही, तो वहां तो बहुत सारी बिटर चीजें। इवन बालाकोट में, या जो यहाँ पे जो जल्जले के जलजिला बाद आया था, उसमें भी इतनी कहानियां थी, इतनी कहानियां हैं, कि जब कभी किताब लिखूंगी इंशाल्लाह तो उसमें बयान करूंगी, लिखने अच्छा, की किताब कोशिश लिखनी है? करूंगी। लेकिन अ, इंशाल्लाह लिखूंगी अब। क्या क्या बिल्कुल, मैं उर्दू में अब होगी, लिखना शुरू हो अंग्रेज गई हूँ। उर्दू में होगी, अंग्रेजी में तो होगी? क्या होगा, मतलब अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्या होगा, किताब क्या है? तौसीक अभी लिखनी नहीं शुरू की, लेकिन लिखनी जरूर है। मैंने भी बीबीसी पे कॉलम तो मैं हफ्तावार लिख रही हूँ, हर मंगल को मेरा बीबीसी उर्दू पे कॉलम आता है। लेकिन किताब मेरी दोनों जुबानों में होगी जब भी होगी। तो और इंशाल्लाह थोड़े से बच्चों के बड़े होने का इंतजार है, तो फिर उस पे नोट्स मैं मुरतब कर रही हूँ अपने, तो इंशाल्लाह आई होप कि जल्दी उस पे काम शुरू हो अच्छा जी, जाएगा। बच्चे कितने हैं, क्या उम्रें हैं, और बच्चों को मामा मिलती है नहीं मिलती है? अब तो खैर बहुत मिलती हैं, अब तो 24 घंटे, क्योंकि घर से प्रोग्राम कर रही हूँ। तो और बच्चे मेरे दो हैं, दो लड़के हैं मेरे। माशाल्लाह, एक 11 साल के हो गए हैं, दूसरे 6 साल के होने वाले हैं। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, अब थोड़ा ये वक्त है जो उन पे तवज्जो भी देनी है। तो दो दो बच्चे हैं मेरे, एक मियाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहे वो तो। उसको आप जानते ही हैं, आमीन, सब लोग तो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मियाँ का जिक्र कर ही दिया, तो मैं, ये मेरे सवालों में भी था। अ, आप जैसे प्रोफेशन के अंदर इतना चैलेंजिंग, इतना टाइम कंज्यूमिंग, कोई औकात नहीं है, रात को 2-2 बजे तक काम पे है, रात को 4-4 बजे तक काम पे है। कितना सपोर्ट रहा आपको अपने हस्बैंड का, और कितना जरूरी होता है इस तरह का सपोर्टिव हस्बैंड होना आप जैसे प्रोफेशन के अंदर? तो सिक आई एम लकी कि मुझे बहुत सपोर्टिव हस्बैंड जो है वो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि वो खुद भी सहाफ़ी अच्छा। है,
हम दोनों ने आगे पीछे ही सहाफत शुरू की। वो पहले मुझसे थोड़ा सा सीनियर है क्योंकि उसने ऑनलाइन और नेशन वगैरह से शुरू किया था। तो फिर वो पीटीवी में आया था, फिर मैं भी पीटीवी में, मैं इकट्ठे काम शुरू किया था, फिर जियो में इकट्ठे हो गए अल्लाह की तरफ से ही। लेकिन ये कि क्योंकि वो भी जर्नलिस्ट है और फिर प्रोडक्शन भी है, सहाफी भी है बाकायदा, अभी वो जियो को के इस्लामाबाद ऑफिस में वो ही इज लुकिंग आफ्टर द ब्यूरो। तो वो जाहिर है कि वो उसका भी काम सहाफत का है, तो मेरा भी तो बहुत आसानी हो जाती है बाय द वे। बहुत सारी खबरें हम जाहिर है कि एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, बोलना क्या है, लिखना क्या है, लिख के सबसे पहले कॉलम में उसी को सुनाती हूँ। अच्छा, वो मेरी करेक्शन भी करता है कि नहीं नहीं अच्छा, तो अगर आसमा ये का यूं पहला नहीं तो पहला यूं होना कार्य चाहिए जो है था या यूं वो होना चाहिए। घर में ही मिल जाता है ना? मैं कह रहा हूँ आसमा को घर पहला में कार्य घर एग्जैक्टली में ही मिल। बिल्कुल वो मेरा फीडबैक बिल्कुल। और फिर ये है कि जाहिर है कि उसके साथ बहुत वो हम दोनों चूंकि दोस्त बहुत अच्छे हैं फ्रैंकली, तो जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अगर दोस्ती नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी का कोई वो नहीं था, लुत्फ नहीं था, आई नो। मजा नहीं आता, और ना ही हम काम सही कर सकते, बिकॉज इतना स्ट्रेसफुल है। अगर आप दोनों इकट्ठे नहीं हैं और आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, कभी आपको रात को देर तक काम करना पड़ रहा है, कभी आपको सवेरे जल्दी जाना पड़ रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है तो सारा दिन आपको सुनना है, फिर आपको तबसरे करने हैं, तज्जिए करने हैं, आपको लिखना है, बोलना है, सब कुछ। तो उसके लिए आपको जाहिर है कि फुल टाइम आपको डेडिकेशन बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम दोनों इकट्ठे नहीं हो, अगर मैं 2-4 घंटों के लिए बीच में बच्चों को देख रही होती हूँ तो मुझे वो भी बता रहा होता है, मेरी टीम तो बता ही रही होती है साथ साथ, लेकिन वो भी बता रहा होता है कि अच्छा तुम्हें पता है ये डेवलपमेंट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये अलग बात है कि प्रोग्राम से के बाद हम ज्यादा फारिग होते हैं तो बात करते हैं, प्रोग्राम से पहले वो अपने दफ्तर के कामों में और मैं अपने हाँ, आई कामों नो। में बिजी होती हूँ, घर के और बच्चों के। और तो वो एक अच्छा हाँ, तो बैलेंस इसलिए लेकिन क्रिएट बहुत करना इजी पड़ता है, वो हो जाता बैलेंस है। अच्छा क्रिएट करना पड़ता है। या अच्छा आसमा, ये बताओ कि हाँ हाँ क्या हाँ। एक सहाफी की हैसियत से जिस प्रोफेशन के अंदर हैं आप हैं, क्या कभी किसी ने खरीदने की कोशिश की? तो ऐसे फ्रैंकली ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। अगर एक आधी मर्तबा कोई थोड़ी बहुत किसी ने कोशिश भी की तो उनको रवैये से मालूम पड़ गया कि भाई ये इन तिलों में तेल नहीं है। और इन्फ्लुएंस करने की लोग कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और हमारे प्रोफेशन में तो बहुत ज्यादा करते हैं। मगर आपका कमाल फिर यही होना चाहिए कि आप जो है वो उसको कैसे आप डील करते हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर। और आप जिस तरह लोगों से मेल मिलाप में होते हैं, डेली आपका राब्ता होता है, हर वक्त आपका लोगों से राब्ता हो रहा होता है, तो आपको लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने धुन के पक्के हैं और ये सोच के आप प्रोफेशन में आते हैं कि आपको ताल्लुकात नहीं बनाने, आपको अपना काम करना है, भले कोई नाराज हो। और हमारे प्रोफेशन में लोग नाराज बहुत होते हैं। आप देखिए हमें सोशल मीडिया पे जिस तरह से हमारे लिए जुबान इस्तेमाल की जा रही होती है, अगर हम अच्छा अच्छा सब गुड 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 कर रहे हो और उसमें अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो हमें कोई गालम गलोच नहीं करे, हमारे साथ कोई बुरे तरीके से पेश नहीं आए, हमें थ्रेट्स नहीं करे, हमें हमारे पीछे नहीं करे, हमारे घरों में दाखिल होने की कोशिश ना करें। और ये सब कुछ हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हम खुश नहीं कर सकते। जो ताकतवर हैं, जो हुक्मरान होते हैं, हम उनको जब खुश नाराज करते हैं तो वो हम हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज है जिसको कि आपने डील करना होता है, और फिर उसके साथ आपको अपने अपने उसूलों के ऊपर जो है वो आपका कायम रहना इंटरनेट भी पड़ता है। बहुत अच्छा। इतने आपको पैसे मिलते हैं तो अच्छा इंटरनेट क्यों नहीं लगवा लेती? नहीं, मेरे मेरी तरफ से मुझे सिर्फ सही अच्छा लग रहा है, मगर आपका पता नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं नीचे हूँ और इंटरनेट ऊपर है। मैं अगर आप कोशिश मैं कर सकती हूँ दरवाजा वगैरह थोड़ा सा खोल दूं तो बच्चों का शोर आएगा, फिर आपको कोई बात बर्दाश्त नहीं। करना अच्छा, पड़ेगा। अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों की आवाजें सुनेगा। आपको पता है मैं तो बच्चों के शोज करता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि आप इतनी अच्छी बात कर रही हैं वो, लेकिन वो बातें बीच में रुक रही थी। अगर कुछ बेहतरी हो सकती है तो कोई ऐसा मसला नहीं, फोन अच्छा, उठा के साथ ही चली जाओ। मेरा बड़ा कैजुअल किस्म का शो। आई नो। पता नहीं मेरी मेरी हाँ, मेरी तरफ से तो बहुत सही वाला साथ साथ वो बातें आ रहा करते है, आई जाते हैं, मीन साथ साथ सिग्नल फोन उठा बड़ा के जाओ, स्ट्रॉन्ग दरवाजा सिग्नल है। खोलो। ये आज मुझे पहली दफा पता चला कि इंटरनेट का कनेक्शन हाँ। दरवाजा खोलने से बेहतर हो जाता है। होता है। हाँ भाई, लो मैंने देखो लर्न किया आज कुछ। हाँ, हाँ, हो मेरे सकता है कि अब यहाँ हो गया फ्रेंड्स हो बैठे हुए ठीक। वो कह रहे हो, लेकिन सारे मेरी लाके तरफ कह से रहे होता सिग्नल मेरे बड़े अच्छे हैं, स्ट्रांग है। है। अच्छा। मैं इसी पे प्रोग्राम। अच्छा आसमा, लेकिन साथ साथ सवालों का सिलसिला चलता रहेगा।
ठीक है, मैं भी चाह रही हूँ कि मैं उस पे तो मैं समझ राउटर के पास आके बैठ जाओ आसमा, वाईफाई से हट जाऊं और मैं राउटर उस दे पे आ कोल जाऊं आके बैठ आपके पास, जाओ। अगर आप हाँ, उसके अनकरीब अनकरीब हो जाने से शायद कुछ हो, नहीं मगर मेरा नहीं नहीं ख्याल है नहीं कोई नहीं, आपसी ये गड़बड़ नहीं लग हो रही है मुझे सकता। इंटरनेट में। अच्छा तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे इधर उधर खेलते हमें नजर भी आगे तो कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, आसमा शिराजी जो है वो ओके, बेसमेंट या बेसमेंट नहीं कहेंगे, नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में जा रही है, ऊपर जा रही नीचे, हाँ ऊपर जा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप है। अच्छा चाहें नहीं, तो बस मैं जहाँ बाहर भी बैठ राउटर जाऊँ लगा मगर है उसके मच्छर पास बहुत है चली बाहर। जाए आप, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और अभी देखिए मैं अफाका काफी हुआ है। करीब आ गई हूँ। अब आई होप के इट विल वर्क बेटर। और अफाका हुआ है, अच्छा चले, अब 2 दवाइयां और भी बढ़ाती हूँ। बच्चों, आपने शोर नहीं करना, मैं लाइव हूँ। असल ओके, में तो बच्चों अब मैंने असल बच्चों में को तो अपने चुप बच्चों करा से दिया। पूछना चाहिए कि तो मम्मा जो है वो जी, शिकायतें अब मम्मा की बताइए। बच्चे लगाएंगे असल हाँ, में। बच्चे बहुत शिकायतें लगाएंगे और मैं अच्छा नहीं भाई, चाहती कि तो शिकायतें हों। कहानी अब ये बताएं। अच्छा, अच्छा अब आप सेटल करके अगला सवाल करूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी करिए। ये ये बैलेंस कैसे रखती हो आसमा के। देखो आप लोगों के लाखों के, बल्कि हमने तो सुना है कुछ एंकर्स के करोड़ों के पैकेजेस, गाड़ियां, पर्क्स। तो जो इदारा आपको इतना पैसा दे रहा है उसने आपसे पैसा रिकवर भी करना है। उसको चाहिए कि आज शाम के शो की रेटिंग भी ऊपर जाए, और रेटिंग के लिए पता नहीं हमने सुना है क्या क्या किया जाता है उसमें। और एक एथिकल जर्नलिज्म का बैलेंस कैसे क्रिएट करती हो कि रिस्पॉन्सिबल बात हो, फैक्ट सेंसेशन ना हो, इज़्तिराब ना हो माशरे में, लेकिन साथ में सेठ को खुश भी करना है। तो वो बैलेंस कैसे क्रिएट होता है। अच्छा तौसीक, जाहिर है कि ये जो रेटिंग वाला टंटना है ना, ये तो पाकिस्तान में जाहिर है कि है, और इससे बहुत फर्क भी पड़ता है। लेकिन अभी भी कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे नहीं रेटिंग को लीडर। बहुत ज्यादा फौकियत नहीं दी जाती है। समझिए कि उसके ऊपर इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाता। मसलन कुछ ही है इस पाकिस्तान में, जैसे 2-3 जिनके अखबारात भी हैं और उनकी यहाँ एक जर्नलिज्म को वैल्यू किया जाता है, तो वो है। लेकिन ये आपको, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि एंकर्स ओके बहुत हैं लेकिन जर्नलिस्ट एंकर्स जो हैं वो कम है, जिन्होंने सहाफत की है, जिन्होंने बाकायदा जो है वो काम किया है, जिन्होंने मार खाई है, जिन्होंने फील्ड जर्नलिज्म किया है, रिपोर्टिंग की है, न्यूज रूम का पता है, न्यूज रूम के प्रेशर्स का पता है, और अपने आप को बैलेंस करने का पता है। तो एक तो हमारे यहाँ बहुत ग्लैमर आ गया, हमारे प्रोफेशन के अंदर भी, सहाफत में जूजू टीवी बढ़ा और जिस तरह से वो हुआ, उस तरह से मतलब सहाफत के ठीक है। अंदर भी वो एक ग्लैमर जो है वो आता रहा। तो उसको लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो उसको इस्तेमाल किया है, उसको उसको उस ग्लैमर को इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारे बहुत जो सहाफी जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट एंकर है, उसने उसको उस पे ग्लैमर को हावी नहीं होने दिया, और वो पैसे को भी हावी, ये अलग बात, ये अच्छी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीजों से बहुत बेहतर पैसे मिलते हैं। लेकिन उसके उसको आपके एक इन्फ्लुएंस या आपका जो इम्पैक्ट है उसके साथ भी देखा जाता है। मसलन रेटिंग सब कुछ नहीं है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आपकी रेजोनेंस होनी चाहिए, आपकी खबर के ऊपर फीडबैक कितना आता है, लोग उस पर कितना यकीन करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, दैट मैटर्स। और अभी भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की ऑडियंस जो है वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर यकीन रखती है। आप लिख क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, इवन आप ट्वीट क्या कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर भी जो है वो एक तरह से जो है वो उसको कर रहे होते हैं, उसके ऊपर यकीन कर रहे होते हैं। सो ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है जिसको आपने बनाना होता है। डिपेंड लेकिन ये करता है कि मुश्किल आप किस काम तरह तो से है फिर ना। उसको साथ लेके चलते हैं। कोर्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप रेटिंग का, किसको अच्छी नहीं लगती रेटिंग, रेटिंग के ऊपर आपकी मार्केट होती है, और आप अपने साथ में अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको भी लेके चलें। आप कहीं अपने उसको डीवैल्यू ना कर रहे हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आपके सोर्सेज हैं उनको भी इवन। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुश्किल काम तो है, करना हु तो इज है, योर ये यही फेवरेट काम करना है। और करंट अफेयर्स एंकर इन पाकिस्तान। आपका पसंदीदा करंट अफेयर्स का एंकर कौन है पाकिस्तान में।
मेरे हैं, मुझे बहुत बड़े सारे एकदम लोग हैं मेरे आसमा पॉलिटिकली पसंदीदा। करेक्ट जवाब कोई दे रही। एक अगर मैं पॉलिटिशियंस का स्पेसिफिकली मुझे कोई नाम बड़े लूंगी तो हैं जनाब, सारी जमातें गिनवा दी, मैं नोट कर रहा था। अब देखता हूँ ना, मेरा ख्याल है काफी सारे चैनल गिनवा दोगे। एक एक नहीं, मुझे देखिए प्रोफेशनली अच्छा एक चलो, एक दो मेरा ख्याल है, दो एक में बड़ा थोड़ा सा दो तीन की इजाजत दे दें आप, दो तीन की कर दो। हाय देखिए मुझे इंटरनेशनली तो मुझे क्रिस्टीना क्या मार्को बात, बहुत अच्छी लगती है। आई एम सो हैप्पी तुमने और क्रिस्टीना मार्कोट का हाँ नाम तो दिया। वो, ओके, हाँ तो इस, आई एम अ बिग फैन। हाँ हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छी हाँ, लगती है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, तो एक तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान में जाहिर है कि नो हामिद डाउट। मीर साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और उनका उनका बड़ा एक इन्फ्लुएंस भी है, उनको लोग सुनते हैं बहुत शौक से, तो वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि और बहुत से लोग मुझे पसंद नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे नौजवान भी, कुछ नए लोग जो आए हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुराने लोगों में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मुश्किल सवाल है, लेकिन मैंने दे दिया है अच्छा भाई, बहरहाल एक जवाब एक इसका। सवाल, अब ये मैं डिस्क्लेमर चला दूं कि ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन ये एक सवाल आया और मुझे चैलेंज किया गया कि ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। हमें पता है आप ये पूछ नहीं सकते, लेकिन अब वो क्योंकि चैलेंज आ गया तो मेरी भी जरा ईगो ऐसी। अच्छा। वो कह रहे हैं जी आसमा शिराजी से पूछें कि जो न्यूज एंकर्स होते हैं, ठीक है हम उनसे उनका पैकेज नहीं पूछते, ये एक बड़ी पर्सनल चीज होती है, लो ठीक है, एक हर एक का अपना होता है। लेकिन लेकिन हाँ आसमा हमें हाँ ये जरूर बताएं कि हाँ। पाकिस्तान में आज तक करंट अफेयर्स के एंकर्स में ये भी नहीं हम पूछते कि किसका सबसे हाई पैकेज रहा है, नाम ना बताएं, लेकिन ये बताएं कि सबसे बड़ी मोटी तनख्वाह क्या रही है पाकिस्तान में करंट अफेयर्स के एंकर्स के जॉनर में। मेरा ख्याल है ये एक फेयर फेयर सवाल है, ये तो बताया जा सकता। हम नाम कोई नहीं पूछ रहे, ना ही चैनल पूछ रहे। तौसीक, नहीं मगर तौसीक ये वाकई नहीं उसकी पता तो हम बहुत पूछ से ही नहीं लोगों रहे, को कि कितनी किसकी पूछ रहे, सबसे ज्यादा अंदाजन। तनख्वाह रही है, फ्रेंकली। मैं बताऊं कि र्यूमर्स, देखिए मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा कितनी होगी, 30 लाख होगी, 40 लाख होगी लोगों की, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल 30 कि से 40 पाकिस्तान की लाख इंडस्ट्री रुपए में कोई इससे ज्यादा तनख्वाह पर लेता मंथ। होगा। किसकी होगी मुझे नहीं पता। ओके, होती है हाँ, पर मंथ होती है, हाँ अभी हाँ भी है। है लोगों की, बहुत सारे एंकर्स की है, बहुत सारे एंकर्स की है। लेकिन देखिए ऑफ कोर्स है, मतलब खैर जाहिर है मैं, वो हम लेकिन मैं पूछेंगे ये भी नहीं नहीं, वो बता सकती कि अनएथिकल किसकी है और किसकी कॉन्वर्सेशन नहीं हो है, जाएगा। लेकिन होती है, मतलब लोग जो अचंभे की, लोग देखिए, लोग एग्जैक्टली लोग, ये अचंभे की बात नहीं है, बिकॉज देखिए जो लोग 30 लाख या 40 लाख, क्योंकि हमारी तनख्वाहों के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं कि जी एंकर्स की तनख्वाहें इतनी हैं, और ये भाई वो मार्केट की वजह से है, क्योंकि अगर वो तनख्वाह लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो है वो अपना अपने दिल से कोई खुश होके सेठ साहब जो है वो अपनी पल्ले से निकाल के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको, आप फ्री कमा के मार्केट, देते हैं तो फ्री आपको मार्केट है। वो भी देते हैं खुशी से, वरना पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में सेठ जो है वो पैसे नहीं देंगे। हाँ, तो इट्स अ फ्री मार्केट, सो आपको अगर आप अपने प्रोग्राम से लोगों को कमा के दे रहे हैं तो एब्सोल्युटली, साथ में एब्सोल्युटली। आपको तनख्वाह उसमें से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप कमा के कम दें और आपको तनख्वाह जो है वो ज्यादा मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो कमा रहा होगा इतना, एब्सोल्युटली, उसका एब्सोल्युटली। चैनल कितना कमा रहा होगा उस एंकर से, जब भी उसको उसकी तनख्वाह इतनी है। और ये बाय द वे ये एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में जहां भी फ्री मार्केट है वहां पे इसी तरह से चल रहा है। मसलन हमारे यहाँ खैर बहुत सारे जो माशाल्लाह जो एंटरटेनमेंट करते हैं, जो लोग प्रोग्राम्स करते हैं एंटरटेनमेंट के, जब उनकी फिल्म सैलरीज एक्टर्स को को आप भी ले आपको लें, अंदाजा जब होगा कि इंडिया वो के एक्टर्स की हम मॉर्निंग बात शोज करते हैं तो वाले हम कहते हैं अच्छा खास भाई आमिर करके। खान ने ये फिल्म इतने करोड़ में की है, एग्जैक्टली हाँ। कतरीना कैफ ने इतने करोड़ लिए। अच्छा वहां पे तो हम उनकी जी हाँ उनको वहां हाँ। पे हमारा फॉरेन मार्केट लैंड ऑन हो जाता है। जब पाकिस्तान के न्यूज एंकर जी की या करंट अफेयर एंकर की बात होती है तो हम फॉरेन। सो ये तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री बिल्कुल। करता हूँ, इट्स अ फ्री मार्केट। और अगर किसी के दाम उसके टैलेंट के ऊपर लग रहे हैं तो इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा अस्मा, आपके लिए खबर है, और खबर यह है कि वो जो 10 मिनट आपने मांगे थे वो गुजर चुके हैं, बल्कि 15 गुजर चुके हैं। ओ गॉड, मैं बिल्कुल अभी वहीं तक फंसा तो हूँ। ठीक आप वहीं फंसे बहुत हुए सारे हैं। लोग भी वहीं फंसे हैं कि अस्मा ने हमें बताया था ओ जी कुछ दिन पहले, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कि ये गाना गाने का भी इनको शौक है और ये गुनगुनाती।
तो हल्का सा ही हमें हाँ। कुछ गुनगुना के सुनाएंगे, उसके बाद शायरी भी अच्छा, सुनाएंगे। वैसे मजे की बात बताऊं तौसीक, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा इंस्टा पे नहीं हूँ। मैं हूँ, अब शुरू हुई हूँ, एक्टिव हुई हूँ, लेकिन इंस्टा पे हूँ नहीं इतनी ज्यादा। सो मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा होती हूँ, तो वहां पे माशाल्लाह फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाने में, क्योंकि कोई मेरे बात इतनी नहीं, कोई फॉलोइंग बात नहीं है नहीं। इंस्टा के ऊपर जितनी आप आपकी हमें है। कुछ सुनाइए, कुछ भी। मैं क्या अपने सुनाऊं, मैं फेवरेट क्या सिंगर का सुनाऊं। कुछ सुना दें। मैं हमें बहुत सारे हैं। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। और जैसे ही मैंने गाया तो मुदस्सिर वहां चला से गया। निकल के आया और पीछे से गुजर के चला गया। मैंने ये नोट किया था, लेकिन मैंने कहा जरा खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं कहूंगा कि ये तो तुम्हारी जिंदगी का दुख हमें पता चल गया। मैं बिल्कुल राहदारी में बैठ गई हूँ, है ना, देखा, बस यही है। मैं राहदारी में यार ये बैठी हूँ, कैसा जो शख्स आ रहे है, हैं जा रहे हैं सब के इतने सब। प्यार और और मोहब्बत से, इतनी अम्मी खूबसूरत अब्बू मेरे पास आवाज आएंगे। में आपकी बीवी आपको बुलाए और आप कमरे से उठ के चले जाएं। ओहो। उठ के चले जाएं और पीछे से गुजर जाए। अच्छा भाई कैसी, अस्मा, देख आपका ले फिर। शायरी का जौक और आपका शायरी एंड से पढ़ने फिर का होना ही अंदाज नहीं। का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है। आपका तलफ़्फ़ुज़, ज़बान और शेर के साथ इंसाफ आप बहुत अच्छा करती हैं। और आपके तो अभी पिछले कुछ अर्सा पहले आपकी वो एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, उसकी फरमाइश भी आई शुक्रिया। है, वो भी इनायत कर दीजिए। और उसके बाद कुछ और नया भी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा तौसीक, एक तो आपने अपने व्यूअर्स को ये नहीं बताया कि मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो कायदा यूनिवर्सिटी की जो डेक्लेमेशन थी उसमें आप मेरे जज थे, और उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था, ठीक है। और उसमें मैंने जो शेर पढ़े थे, वो शेर ये भी शुरू याद है। होते थे यहाँ से कि हम सियासत से मोहब्बत का चलन मांगते हैं, शबे सहरा से मगर सुबह चमन मांगते हैं, फकत इस जुर्म में कहलाए गुनहगार के हम, बहरे नामूस से वतन जामाए तन मांगते हैं, लम्हा भर को तो लुभा जाते हैं नारे, लेकिन वाह। हम तो ए अहले वतन दर्द वतन मांगते हैं। ये उस वक्त के शेर थे जब आप मेरे जज थे। तो उसमें मुझे सेकंड प्राइज नहीं, पता नहीं, शायद फर्स्ट प्राइज मिला था, मगर मिला था, ये और मुझे याद है कि बहुत मिला था। उस मैं वक्त, पंजाब यूनिवर्सिटी से और मैं, क्वालिफाई अच्छा थी। अब तुमने जिक्र कर ही दिया एक तो वो था। है, तो और मुझे याद है कि उसके बाद एज ए जज वो आपके व्यूज जब लिए जाते हैं, हाँ, तो मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा भाई बहुत अरसे के बाद किसी ने शेर के पढ़ने में उसके साथ इंसाफ किया है। और इस बच्ची को, मैंने तो बच्ची कहा था, ज़ाहिर तो बचपन से मुझे देखती चली आ रही हो टीवी पे, तो मुझे कुछ इस तरह याद है, मैंने कहा बच्ची को तो मैंने 5 नंबर एक्स्ट्रा अच्छा शेर पढ़ने पे दिया। माशाल्लाह। नहीं, शेर का यूं था कि मैं जब सिक्स क्लास में थी, तो हमारे यहाँ तहतुल लफ्ज के मुकाबले हुआ करते थे स्कूलों में, अब तो नहीं होते। तो मैंने बांगे दरा का जो खिजरे राह, जो बहुत मशहूर नज्म है अलामा इकबाल की, वो मैंने पढ़ी थी तातुल लफ्ज में। तो वो पढ़ने का तो अंदाज जो है उसी वक्त से फिर हो गया। फिर आपको पता है कि हाँ। हमारे यहाँ जो है वो ये सब चीजें चलती रहती हैं बहुत ज्यादा, मीर अनीस, मीर दबी, तो ये वैसे सब, अच्छी उर्दू, तो वो फिर पढ़ने का एक वैसे हो अब हम जाता है। आपसे शायरी सुनने की लेकिन तरफ आ रहे हैं, जो लेकिन मैंने एक अभी आखिरी पढ़ी। सवाल कि अच्छी उर्दू अस्मा आजकल कैसे बच्चों को सिखाएं, वो वालिदैन जो, या वो नौजवान जो अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं, कुछ टिप्स दे दो। आप अपने बच्चों के साथ उर्दू बोलें, आप उनके साथ अंग्रेजी ना बोलें, अंग्रेजी वो सीख जाएंगे। अंग्रेजी जो है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या मादरी जुबान, मसलन मेरे पेरेंट्स ने हमारे साथ मादरी जुबान बोली, हमारे साथ पंजाबी बोली, दो वी वर लिविंग इन इस्लामाबाद, बट पेरेंट्स हमारे जो थे हमारे साथ पंजाबी बोलते थे।
और मैं आज उनकी थैंकफुल हूँ, बिकॉज पंजाब, जब आप अपनी मादरी जबान बोल रहे होते हैं तो आपके अंदर ना एक नेचुरल चीज आ जाती है, आपके साथ ना मिट्टी जुड़ जाती है, आप जो है उसके साथ वो हो जाते हैं। तो आपको जब आप अपने बच्चों के साथ जो भी आपकी मादरी जुबान है वो बोलिए, जो आपकी जो कौमी जुबान है वो बोलिए, और उनको सोचने दीजिए, उनको उसमें खुल के अपना इजहार कर सकें वो। और आप यकीन करें कि आप अपनी मादरी जुबान में और अपनी कौमी जुबान में जो भी आपके पेरेंट्स आपके साथ बोलते हैं, उस जुबान में जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपका रवैया ही और होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आप चीजों लेकिन को और मीडिया पे तरह से क्या देखते हैं अच्छी और उर्दू नजर बोली से जा देखते रही हैं है? और परखते हैं। क्योंकि हम जब तो छोटे थे मेरा तो अपना हमने तो जाती ये अंग्रेजी सीखी, तजुर्बा है। शाइस्ता जैद को सुन के, उर्दू हमने सीखी, सुरैया बिल्कुल शाह नहीं। को सुन के, इशरत फातिमा को सुन के। तो क्या आजकल क्या मीडिया पे अच्छी उर्दू बोली जाती है, रेडियो टेलीविजन पे? नहीं बोली जाती, लेकिन तौसीक जैसे आपने रेडियो किया, मैंने रेडियो किया, हम रेडियो करते थे, फिर हम डिबेटिंग में थे, फिर हमें टीचर्स बहुत अच्छे मिले जो कि मतलब हमारे उस्तादों में आज भी डॉक्टर नजीबा आरिफ मेरी टीचर थी, जो उर्दू में अभी पीएचडी हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, अदीबा हैं। फिर हमीदा शाहीन साहिबा शायरा है, मेरी टीचर वो रही हैं बचपन से, वो बचपन में उन्होंने मुझे पढ़ाया क्या था। बात, फिर शबनम शकील साहिबा मेरी टीचर थी। तो आपको क्या जब बात। उस्ताद इतने अच्छे, नरजिस जैदी साहिबा को मेरी टीचर हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अभी भी हैं, तो इतने अच्छे अगर आपको उस्ताद मिलते हैं तो आप उनसे लर्न करते हैं। कुछ मेरे उस्ताद जिंदा नहीं है, दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। आप उनसे सीखा आपने उर्दू। और आप देखिए मसलन, बहुत मैं कहती थी मट्टी, तो मुझे मेरे उस्ताद, मेरी टीचर ने बताया कि मट्टी इज अ रॉन्ग तलफ़ुज़, आपका जो सही तलफ़ुज़ है वो है मिट्टी। जैसे जुबान और जबान, हम जब तकरीर करने जाते थे तो जुबान और जबान के ऊपर हमारे अलग है, दोनों लफ्ज जो हैं फरंगे आसफिया में भी इस्तेमाल हुए और दूसरी लुगात में भी आते रहे, दोनों ही सही अल्फाज हैं ये, यानी कि लफ्ज के तलफ़ुज़ ठीक है। लेकिन बहस होती थी, अच्छा नहीं, इन्होंने चूंकि ये बोला है तो ये लफ्ज ठीक है या नहीं है, और ये गलत है तो गलत क्यों है, जुबान है तो क्यों है, जबान है तो क्यों है। तो पता चला कि फैज साहब जबान ओ, इस्तेमाल करते रहे और वैसे जुबान इस्तेमाल होता रहा। तो दिल्ली उर्दू की, लाहौर की जो उर्दू है उसका भी, तो एक तरह से बहुत ज्यादा आपको, आपकी लर्निंग तब होती है जब आप जो बिल्कुल है ठीक। वो सुनते ज्यादा हैं, पढ़ते ज्यादा हैं। तो ना हम सुनते ज्यादा हैं ना हम पढ़ते ज्यादा हैं। ना हम निशत फातिमा को देख के अपना तलफ़ुज़ और अपना लहजा दुरुस्त किया, और खालिद हमीद साहब को सुन के इम्प्रूव किया, आप जैसों को सुना, तो हमने अपनी आवाज, अपना लहजा बनाया, रेडियो के ऊपर काम किया, तो हमें एक अच्छी इन्वायरमेंट मिली। अनफॉर्चुनेटली टीवी के ऊपर अब नहीं है, अब जिस तरह के टिकर चल रहे होते हैं वो टिकर नहीं, वो टुकर चल रहे होते हैं, आपका टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है उस सीना के, भाई क्या अल्फाज चल रहे हैं आपके, उर्दू के साथ जो ज्यादती हो रही है नेशनल टीवी के ऊपर। तो अब बताने वाले भी बहुत कम रहे हैं जो कि बताएं कि ये हम भी गलत हो बिल्कुल ठीक। सकते हैं, हम बहुत अच्छा गलत हैं, भाई, हमें भी बताने आखिर वाले अब में कम है मायने। कुछ इनायत हो जाए। दो चीजें सुननी है आपसे हमने। एक तो वो जो आपकी बहुत वायरल हुई थी, वो इनायत हो जाए, और उसके बाद कुछ अपनी पसंद पे, कुछ भी। हाँ, अच्छा, मैं वो जो वायरल हुई थी वो तो फैज साहब की थी, रब्बा सच्चिया तू ते आख्या सी जाओ ए बंदिया जगदा शाह है तू, साड़ियां नेमता तेरियां दौलता ने साडा नैब ते आली जा है तू, पर इस तौर ते कद पुछया सी इस नमाणे ते की बीतियां ने, कदी सार वे लईयो रब साइया तेरे शाह नाल जग की कीतियां ने, किते तांदली माल पटवार दिए किते शाही पुलिस सरकार दिए, ਐਵੇਂ ਰਗਾਂ ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈ ਚ ਕੂੰਚ ਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਈ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਪੌਲੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗ ਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਵੇਂ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੌ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋੜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ हाँ ਮੰਨੇ हाँ ਤੇ ਮੈਂ हाँ हाँ। ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾ। तो और एक बाबा बुल्ले बताइए। शाह का मैंने निकाला था आपके लिए, और क्यों निकाला था, जो लाहौर के साथ आजकल हो रहा है ना, जो लाहौर के साथ, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में वो है, तो कंटेम्प्रेरी जो पोइट्री है आपको पता है उसमें अगर रंग ना हो तो फर्क वो, तो बाबा बुल्ले शाह ने किसी जमाने में लाहौर के बारे में तब लिखा था जब वहां पे जाटों की
सिखों की हुक्मरानी शुरू हो गई, तो उन्होंने लिखा इसके बारे में कि उल्टे होर जमाने आए, ਕਾਂ ਲੁੱਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੁਰੇ ਢਾਏ, ਘੋੜੇ ਚਿਕਨ ਅੜਵੜੀਆਂ, ਗਧੂ ਖਰੀਦ ਪੁਆਏ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ वाह ਲੱਭਦੇ ਤੱਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਏ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕੋਈ, ਧੀਆਂ ਨਾ ਮਾਲ ਨਾ ਮਾਏ, ਬੁੱਲਿਆ यानी बुल्ला, हुक्म हुजूरों आया, तुसनू कौन हटाए, उल्टे होर उल्टे जमाने आए, उल्टे होर जमाने आए। फिर वो आगे और पॉलिटिकल उस पे देखे, मुगला जहर प्याले पीते, बूरियां वाले राजे कीते, सब अशराफ फिरन चुप कीते, भला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜੇ ਆਈ, ਉਹ रो रो इश्का मारे आई, कहो किसनू पार उतारे आई। यानी कि ये मुगलों के बारे में, जब उनकी इक्तदार जा रहा था और उनके साथ जो मुश्किल हालात आ रहे थे, और ये जमाना था अहमद शाह अब्दाली का और उनका, तो ये, और वो लाहौर से गुजर के जा रहे थे और पंजाब को उन्होंने, तो ये उन्होंने उस बारे में कही। तो मैं बुल्ले शाह, आज जब आपका फोन आया तो बुल्ले शाह बिल्कुल पढ़ बहुत रही थी, अच्छा तो मैंने कहा कि क्यों ना आज आपको भी थोड़ा सा बताया जाए कि बुल्ले शाह भी पॉलिटिकल थे, बुल्ले शाह भी पॉलिटिकल थे। हंसना बहुत मजा आया। तुम्हें पता कितनी देर का सेशन हो गया? तकरीबन पौने घंटे का, बहुत शुक्रिया। 30 मिनट। वाह 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 वाह, अभी 1 घंटा और बात हो सकती है यार तौसीक, थैंक यू सो मच। इतने दिनों के बाद तो आपसे मुलाकात हो रही है, इस्लामाबाद में रहते हुए मुलाकात आई नहीं है, नो तो देखिए अब क्या नहीं, अब किया जाहिर है आप ये तो अब आपकी है। मसरूफियत के साथ हम तो सोच सोच के आप जैसे माशाल्लाह स्टार्स को फोन करते हैं कि इस वक्त लाइव होंगी, इस वक्त मीटिंग हो रही होगी, इस वक्त जो है वो बच्चों के साथ होंगी, लेकिन इट वाज, यू आर ऑलवेज सो काइंड। और एक चीज मैंने जो नोट की कि जिस नहीं, आसमा ने आज बताया कि ये जब स्टूडेंट थी और मैं उस वक्त टीवी पे शो किया करता था, और लेकिन ये माशाल्लाह उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना फन मनवाया और आज ये इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई। और आज भी वो कहते हैं कि सरिया नहीं आया गर्दन में, जोम नहीं आया, गुरूर नहीं आया, आज भी मेरे पहले मैसेज पे थैंक उसी यू, तरह से रिस्पॉन्ड करती है जैसे पहले किया करती थी। सो जीती रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। Thank you तौसीक, thank you so much, take good care of yourself and thank you so much for having me on अब your आपका show, एक I'm इम्तिहान really है honored and humbled, आखिर में, thank you। ऑन एयर नहीं है, ऑफ एयर है। अच्छा वो, हाँ, अभी अभी जब हम ये खत्म कर देंगे ना, तो खत्म करने के अच्छा, बाद ये जाहिर है अभी इसका वो मेरी टीम जो है वो फाट डाल हाँ, देगा इसको यूट्यूब वगैरह पे, जो भी होते हैं लवाजमात में, तो खुद टेक्निकल इतना नहीं हूं। तो उसके बाद पता चलेगा कि आज वो सेशन जिसमें हाँ, आसमा शिराजी ने गाना गाया है, अब उसके बारे में ट्वीट करती है कि नहीं करती है। हाँ, हाय 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 अल्लाह। अच्छा, मैं तो चुप करके मैं बैठी हुई थी कि इंस्टा की दुनिया और है, वो क्या तुम्हारा जो जहां तक हंस और रहा था हमारा कि जहां। इस मासूम को नहीं पता कि ये अच्छा, सब नहीं जगह गाने जाएगा, वाला भी अभी करूंगी। ये फेसबुक पे जाएगा, यूट्यूब हर जगह जाएगा, लेकिन ओ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तो मैं तो थैंक मर यू ही सो गई मच, बस। जीते रहे आप, खुश रहे, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।